नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। आज हम आपके सामने एक और इंटरव्यू लेकर आए हैं जिन्होंने बिना कीमो और रेडिएशन थेरेपी के अपने स्टेज 4 कैंसर को नेचुरली ठीक कर लिया, जब यूएस के डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी और उन्हें जीने के लिए बस 5 से 6 महीने का ही समय दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं न्यू जर्सी से मिस्टर प्रवीण खताल, जो वैसे तो मुंबई से बिलोंग करते हैं लेकिन काफ़ी सालों से यूएसए में सेटल्ड है। प्रवीण जी ने यूएसए में काफ़ी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे IBM, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा के साथ अपना करियर बिल्ड किया है। लेकिन 2019 में प्रवीण जी की हेल्थ खराब हो गई थी और चेकअप में पता चला कि उनके शरीर में कैंसर डेवलप हो रहा है। उनके डॉक्टर्स की सलाह से उन्होंने सर्जरी कराई और उस ट्यूमर को निकलवा दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो कैंसर रिलैप्स हो गया। उन्होंने फिर से डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेडिएशन थेरेपी कराई, लेकिन उससे भी उन्हें आराम नहीं मिला और उनका कैंसर फिर कुछ समय बाद रिलैप्स कर गया और इस बार वो कैंसर और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो। जब कोई सोल्यूशन नहीं निकला तब डॉक्टर्स ने बताया कि उनके पास सिर्फ 5 से 6 महीने का ही समय बचा है और तब प्रवीण जी ने अपनी रिसर्च करके, डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके, नेचुरल रास्ते पर चल के, बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने कैंसर को पूरी तरीके से ठीक कर लिया। और आज प्रवीण जी हमारे साथ है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, कैसे हैं आप? I'm living the dream. How about you, Shubham? How are you doing? I'm doing great, sir. Thank you so much for asking and thank you so much for joining in here. बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए and you are giving so valuable information जो लोगों को चाहिए। जो कितने लोग हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं एंड दे नीड हेल्प, दे नीड इन्फॉर्मेशन, दे नीड गाइडेंस एंड आप एक लिविंग एग्जांपल हो जिसने ये सारी चीज़ों को एक प्रोसेस पूरा आपने फॉलो करके और उसके बाद अपने कैंसर को नेचुरली ख़त्म कर दिया। इट्स अ वेरी बिग थिंग। Thank you. It's a pleasure, Shubham, to be here and to be sharing with everyone. I wish it helps all the viewers, and I'm sure that it will help give a lot of ideas to people who think that all is lost. Trust me, it is not. Yes, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा अपने बारे में भी आप प्लीज़ बताइए कि आप थोड़ा सा कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, कैसे हुई थी, कब ये पहली बार आपको पता चला कि यू हैड कैंसर। तो ये थोड़ा थोड़ा आप प्लीज़ आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए। Definitely, Shubham. So ये पूरी स्टोरी एक्चुअली थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ मैं अपने के बारे में। मैं एक टिपिकल आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 25-30 साल आईटी में काम किया है, कुछ बड़े के साथ काम किया है लाइक Deloitte, Accenture, TCS, IBM एंड सो ऑन। मैं उसमें काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे रहा हूँ और हूँ अभी भी। तो मेरी जस्ट लाइक एनी अदर आईटी प्रोफेशनल मेरा लाइफस्टाइल और मेरी जर्नी बहुत सिंपल है। मैंने इंडिया से मुंबई, आई एम एक्चुअली रेज्ड इन मुंबई एंड दैट्स वेयर आई डिड माय एजुकेशन। मैंने एमबीए करा, बी कंप्यूटर्स करके एमबीए मार्केटिंग करा और वो करने के बाद आई स्टार्टेड माय जॉब इन द आईटी फील्ड एंड देन इवेंचुअली इट गॉट मी टू मेनी कंट्रीज एंड फाइनली टू द यूएस and just like all IT professionals, where we have the saying, work hard and party harder. तो वो हमारा मोटो होता था। बहुत ज़्यादा 19 आवर वर्क होता था, उसके बाद पार्टीज होती थी और एक लाइफस्टाइल बन गया था जिसके वजह से स्ट्रेस हुआ करता था, बॉडी और मेंटल स्ट्रेस, और इस सब में मज़ा भी आ रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये कुछ कर रहा है अपने हेल्थ के साथ। और अराउंड मार्च 2019 में पहली बारी मैं एक शेव कर रहा था एक्चुअली, इफ आई रिमेम्बर राइट, एंड जैसे आपको पता है वी आर लाइक बेयर चेस्टेड एंड ऑल दैट, तो आई नोटिस्ड अ स्मॉल लंप ऑन माय चेस्ट। दिस वाज मार्च 19 एंड आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट। यहाँ वहाँ लम्स तो आते रहते हैं, सूजन आती है ना, तो मुझे लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने वाइफ को मेंशन करा एंड वाइफ सेड एक बार दिखा देते हैं
तो उस चक्कर में we went to the doctor. We initially the doctor also didn't feel it was something major. In any case, he asked me to get an ultrasound done, and after the ultrasound, they felt that it needed to be investigated further, so एक biopsy करी. And then the out after a couple of weeks that it is cancerous. So it was detected as stage 2 male breast cancer, and it was inductive ductal carcinoma, PR positive, HER negative cancer. So obviously जब ये detect हुआ तो I was a bit taken aback. I didn't expect it. You don't even know which doctors to go to, and like confused, but the first thing you start doing is you start googling, and I started googling, and I figured out what is male breast cancer. And मुझे तो I found it very surprising because I was always very fit. I didn't have any physical problem as such, which kind of would have indicated something. So that's how it all started, Shubham, in 20 March, and that's how it got detected. And then आगे फिर आपने what was the next steps? कैसे फिर आप इसमें आगे बढ़े? अभी इसमें interestingly क्या हुआ ना, जब भी I didn't know what to do, and I was so confused, and there was this friend of mine. I remember I used to go and get a tiffin from a lady, and she used to cook for us. And when I went to her, she indicated that I work. She was on a trial basis, so obviously she was trying to sell her cooking skills to me, and that was the day that I had been detected. I had no clue कि अभी मुझे करना क्या है, किसके पास जाना है. उनके पास मैं गया था तो टिफिन उठाने के लिए, and then that time she mentioned that Pravin, I have been doing this cooking for a lady who was going through breast cancer, and that lady happened to be someone I know. I knew her husband and that family. So that देखिए कैसे होता है many a times, and it's kind of surreal. You get directed by somehow, so I got these guys. I spoke to them. They said, Pravin, this is the doctor we go to, and that's how I got the first lead. I went to my doctor, who then eventually treated me for 2 years almost. And during that process, सबसे पहले डॉक्टर ने बोला कि प्रवीण इसको हमको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा. So they did on me in May of 2019. All right, almost 2 months after you first suspected that mole. Yes, that lump. Okay. Lump. After it was surgically removed, then they put me on a tablet which was called tamoxifen, which is a standard. Typically breast cancer के लिए ये लोग that's prescribed. So I was on that tablet for about a year, and everything was fine. So I went back to my original lifestyle. It happens, right? Your car breaks down, you go to a doctor. Your body breaks down, you go to your car breaks down, you go to a mechanic, and when your body breaks down, you go to a doctor. So that's how I actually, and so I continued with my lifestyle. And then in 2020, I noticed a small cyst again in the same surgical area. So normal visit के वक्त मैंने दिखाया डॉक्टर को, और डॉक्टर को बताया कि ये ऐसे cyst दिख रहा है. तो उन्होंने कहा वापस sorry to interrupt you. उस समय आप medications पे थे already, जो ये tamoxifen थी. Yeah. Okay. All right. So I continued on tamoxifen for about an year. Exactly one. And then in May 2020, I noticed a cyst again. And the moment I noticed a cyst in one of my appointments with the doctor, I kind of showed it to him. He surgically removed it. Like एक छोटा procedure करके वो remove किया उन्होंने, और वो वापस उसी के लिए भेजा. And
again it came back as having some elements of cancer in it. So obviously the doctor said we have to go for another surgery. It's called partial mastectomy. So that was the second time it happened. And again my medications were changed a bit. So I went on another tablet, and I went on an intravenous injection called Lufron. So anastrozole and Lufron, they were the two that I started taking. And the doctor also recommended that we get a radiation done. I had also incident. He made me undergo a test called Oncotype RX, which basically judges whether chemotherapy would work for this patient or not. So in my case, it came back wouldn't respond positively to chemo, so they decided not to do that. So essentially, surgeries and the radiation. That's what happened. The radiation happened in August of 2020. August of 2020 was. So now 2020 में radiation होने के बाद obviously I recovered. Took 2 months to recover, 1.5 months to recover with all that. And sometime the next year, which is I went back to my original lifestyle, which included work hard, party harder concept. And sometime in March of 2022, I was detected with COVID. And when that happened, I had some breathing issues. I couldn't breathe properly. So मैंने सोचा ये COVID के natural symptoms है, pulmonary issues होते हैं. Once away, it should go away. So I kind of the usual quarantine myself and all that, and then the COVID did go away. Okay. My breathing didn't go away, and it continued to a point where in around March 15th to 19th time frame, that week, it was so good that I couldn't even breathe properly, and I couldn't even walk 2 steps. I was panting, I was coughing, and it was very acute, the problem. Okay. Naturally, I went to my doctor, my general practitioner, जो अपने personal doctors होते हैं. So I went, and उन्होंने मुझको चेक किया और उन्होंने बताया कि प्रवीण तुम्हारा राइट लंग काम नहीं कर रहा है, तो immediately go to the emergency room, which is the equivalent of an ICU. Get yourself admitted to the ICU. So I went to the hospital. My wife actually took me to the hospital somehow, and then I got admitted, and then they immediately started looking at me, and in the CT scans it showed that my right lung, right pleura, तो अपना lung जो है वो pleura के अंदर उसमें पूरा पानी भर गया है, liquid, almost it was almost 3.5 liter का liquid, 3.5 liters of liquid. And they call it pleural effusion. So immediately, they had to drain it out. It took them 2 sittings over a period of 2 days. They actually drained out this fluid, and then they sent it to the labs just to see what is the, what are the contents of the liquid that was drained. और वो पूरे प्रोसेस में उनको समझ में आया कि ये कैंसरस है. So then they did a PT scan, a PET scan. So जब भी वो कैंसरस एलिमेंट्स उनको मिले वो लिक्विड में, तो पेट स्कैन जब भी करा तो उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे पूरे बॉडी में स्पेशली लंग्स पे कैंसर स्प्रेड हो चुका है और बहुत सारे लीजन्स हैं, बड़े बड़े साइज के लीजन्स हैं. सो द कैंसर हैड स्प्रेड टू द लंग्स प्रीडोमिनेंटली, फॉलोड बाय द thorax, the lymph nodes and the bones. So practically my entire abdomen was kind of infected now, and it was a scary period of time. I was not able to breathe, plus there was this diagnosis, and suddenly reality hit. At that point of time, I was very worried. After I was discharged from the hospital, I went and saw my doctor, who was the oncologist. And when I went and saw, I still remember the date. I think it was 21st or 23rd of March when I saw my doctor in 2021. And when I saw him, the first thing he said was,
Pravin, this is very serious. We have to put you on new medication. And then I asked him, doctor, how serious is it? So he said, I would practically say about 6 months to a year if you're lucky. That's what I give you. You may live for 6 months, or if you're lucky, it will probably extend to a year somehow. So that prognosis, I came back. When I was driving back from the doctor, I broke down actually because I saw a very bleak future in front of me, and I started crying. The next couple of days, I was crying in and out to a point where my kids were watching me. I have 2 kids. My daughter is 18 years old, just gone to college, and my son is 14 years old. He's in high school. So they were watching me. My wife was watching me continuously. They were worried कि यार अभी क्या होगा? We all were worried. I had to look after my kids. How could this happen to me? What should I be doing? All kinds of fears were kind of, I was kind of with all of those. And during one of those days, it used to be very bleak. I used to get up in the morning. I had taken some leave from work, and इनिशियली थोड़ी लीव ही ली थी, और फिर उसके बाद मैंने वो धीरे धीरे करके I went on disability, which is essentially you kind of get off work for a extended period of time. तो जब था तभी एक दिन ऐसे ही रो रहा था, तो मेरे वाइफ ने आके मुझको जोर से हक किया. पता नहीं क्या उसको भी क्या हुआ, एंड शी सेड, प्रवीण, अगर तुम रो क्यों रहे हो? तुमको अगर यहाँ पे, if God didn't want you here, you would be dead already. The bus would have hit you or some accident would have happened. तुम यहाँ पे बैठे हो इसका और रो रहे हो, इसका मतलब he wants you to be here. There is this, so don't give up unless it is done, right? And I don't know क्या हुआ. That statement made a lot of impact on me, and I said, yeah, it's not yet done. Why am I sitting here crying? पता क्या हो रहा था उन दिनों में? I was preparing for this inevitable 6 month जो डॉक्टर ने prognosis दिया था. I had gone to my lawyer. I had already drafted up my will. I went to the bank and got my wife added to all the accounts so that यार मेरे को कुछ हो जाए, something, they would have some financial cover and all that. So this statement, when she said after that hug, it kind of gave me a sudden boost of energy. And देखिए कैसे होता है ना. I told you the first time about that lady, the tiffin lady. She kind of led me to people who led me to the right doctor. Now here, where my wife has just said something which gave me a lease of life, and a friend of mine who's a neighbor, he had also heard that I was in the ER. He came to meet me, and just बाजू में ही रहता था. And when he came along, he had a book in his hand. So he said, Pravin bhai, I'm sorry, मैं आपके कुछ काम नहीं आ सका. मुझे पता नहीं how to help you, but मेरे पास ये book है, शायद आपके काम आए. तो वो book उन्होंने जो दी, it was the only answer to cancer by Dr. Leonard Coldwell. And the book has got close to 300 to 400 natural types of beating cancer. So here, with no clue what cancer is all about and what I was dealing with, 6 months का bleak prognosis, and but कुछ करने का एक sudden surge मिला है with the motivation the gave me, and this book, that's all I started with. And then because I had taken complete disability leave, I had a lot of time at hand. I started reading up. And then in that whole process, it was an amazing journey which kind of unfolded a lot of things eventually, which we'll talk about. How the initial... So initially जब डॉक्टर ने आपको prognosis दी, so did he recommend you any treatments also कि इसमें ये treatments हम कर सकते हैं, if we can extend your life, या कोई भी ऐसी चीज? And I think officially it was stage 4. Yeah, it was stage 4, and because it had already spread, it was not localized anymore. And doctor said that because
chemo wouldn't work for me. He said that Pravin, because I did tell him, natural thought was, doctor इसको खत्म क्यों नहीं कर देते? Why don't you give me a high dose of chemo? I'm young that way. I'll take, my body can take it. और आप मुझे कीमो ठीक हो जाएगा. तो मैंने ये डॉक्टर को एक्चुअली पूछा भी था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, बड़ी कीमो को रिएक्ट ही नहीं करेगी क्योंकि हमने वो टेस्ट करी थी ऑलरेडी. तो ओनली थिंग वी कैन डू इज कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर के हिसाब से, मतलब जो ये टाइप के सिचुएशन है उनके हिसाब से, मुझे आपको आई हैव टू गिव यू सर्टन हार्मोनल ट्रीटमेंट एंड देन आई हैव टू गिव यू सर्टन हार्मोनल. एक हार्मोनल में भी 2-3 ट्रीटमेंट्स है. एक तो है कि एग्जैक्टली होता क्या है कि ये ERPR मतलब एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन, आपके हार्मोन्स थोड़े इम्बैलेंस हुए होते हैं, तो दे गिव यू हार्मोनल इनहिबिटर्स जो आपका हार्मोन इतना बढ़ाए नहीं, या प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन इज काइंड ऑफ curtailed. It is not kind of, it is masked in some way, so different type of medication. So they had already tried tamoxifen and anastrozole, so this time they gave me something called as a palbociclib and along with the Lufron. So there were 2 intravenous, fulvestrant and Pablo was to be taken orally. So this is the, and he said there is no this is what it is, and then we will see from there on if we find any medication for it, which may be very, but he had to do some tests for that. But prognosis of 6 months was something that kind of was really the one that's get the hell out of me. Okay. So all this said कि आप अपनी quality of life पे अभी focus करो. In short, medical science पे इसका treatment नहीं है. हाँ, इमीडिएटली नहीं है, और अगर होगा तो हमें कुछ टेस्ट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने कहा था वो. Which was very disheartening at that point, because then you're looking for an answer. You kind of see that there is no clear answer, right? तो सबसे पहले ये हुआ, तो मैंने और मेरे वाइफ ने डिस्कस किया. हमने बोला कि जो डॉक्टर ने ऑलरेडी 6 महीने दिए हैं, तो वो डेफिनेटली उन्होंने कहीं अपने माइंड में गिव अप किया है, तो हमें भी डॉक्टर के साथ आगे बढ़ना हमारे फायदे में नहीं रहेगा. तो हमने सबसे हमारा वी चेंज्ड आवर केयर. तो मैं आई वेंट टू मेमोरियल स्लोन केटरिंग, एंड वहाँ पे आई वाज एबल टू आई फाउंड एन अमेजिंग, एंड शी एक्चुअली वाज द वन who saw all my reports, and then she said that, Pravin, one thing that we probably exactly किस ये कैंसर में म्यूटेशन टाइप क्या है. तो आजकल जेनेटिक होती है, तो जेनेटिक टेस्टिंग जब भी करी उन्होंने, तभी द टाइम दे फाउंड आउट दैट द स्पेसिफिक म्यूटेशन वाज PIK3 करके, PIK3CA, I think that's what it's called. That was the mutation. And the moment they found this mutation, she also told me that, Pravin, there is only one drug available in the market, which is FDA approved, which can be used directly for this type of mutation from a treatment standpoint. But if that drug doesn't work, then we are out of options. And thing was that, and that drug had to be taken with my standard of care, which was the palbociclib, the fulvestrant, and the Lufron. So said, what are my other options? And डॉक्टर ने बताया कि हम क्लिनिकल ट्रायल ड्रग्स को कंसिडर कर सकते हैं. द एडवांटेज विद दैट इज दैट दीज क्लिनिकल ट्रायल ड्रग्स में क्लोज मॉनिटरिंग होती है, तो आपके रेगुलर रिपोर्ट्स लिए जाएंगे, आपके CT स्कैन्स लिए जाएंगे, और प्रोग्रेशन, बिकॉज यू आर ऑन अ ट्रायल ड्रग की वजह से कैंसर प्रोग्रेशन रुका हुआ है या एक्सलेरेट हुआ है, वो हम क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं. So that's why then I also felt that made sense, because now I have to really closely observe कि मेरे बॉडी के अंदर ये कैंसर किस रेट से स्प्रेड हो रहा है. जिस already from that lump in 2019 March, stage 4, right. In March of 2022, 2 साल के अंदर अगर
इतना प्रोग्रेस हो चुका है, तो मुझे इसका प्रोग्रेशन बहुत क्लोजली मॉनिटर करना था. तो एंड देन already started reading up. I had and of books. I mean, I read. Started following a lot of research across what happens in the allopathic field and on the natural side. A lot people gave me awesome advices. I came across things that we kind of can do naturally, and one of the things that was happening also intuitively, I could also sense certain things that, और ये होता है जब आप तो कुछ गोलियां देते हो या कुछ मेडिकेशन देते हो, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होता है इंट्यूटिवली कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये बाहर की फॉरेन चीज में ले रहा हूँ. बट आपको लगता है नहीं नहीं, ये बॉडी है ना, ये इसको क्लीन कुछ मैं दे सकता हूँ क्या. आपको अंदर पेट में एसिडिक फील होता है विथ ऑल दीज मेडिकेशन, राइट. सो you kind of can instinctively make out what is good for you and what is not, but we sometimes get so over all that information and scientific information and all that which the doctors and everyone tell us, so we sometimes get confused and we kind of don't follow our instinct, many a times we just follow our providers, जो blindly. तो मेरे केस में हो रहा था, but because I was reading up so much, I was getting a lot of ideas. So one of the things I immediately realized is that body, if you like गाड़ी में आप बेस्ट पेट्रोल डालोगे, वो सुप्रीम या सुपर जो होता है वो डालते हो, तो लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी का एवरेज बढ़ेगा, ये होगा, लाइफ बढ़ेगा, है ना. So I was thinking in that same, because I'm an engineer, I started thinking that ये मेरी बॉडी जो है, it's a vehicle at the end of the day in which my journey life really happens. So what if I give it the best form of inputs? Then it should give me a good output, right? So I said, what are the things that we input into the body? I input food, I input liquids, and I input air into it. So then I started, and as I was also researching, I realized that if there are something called as cruciferous vegetables. If I start eating those, the chances of them fighting cancer is high. I also discovered somewhere, that if you reduce the intake of processed food, then your cancer cells breed on that. And that made sense to me, because I used to go for PET scans and they used to give me high, sugarated drinks. Sugary. Trace cancer in the body. So that is true, that makes sense. Then one thing that instinctively I used to think, and this is something I would advise all viewers as well, शेर 1 लाख साल पहले क्या खाना खाता था? वो मांस खाता था. आज क्या खाता है? वो आज भी मांस ही खाता है. डियर क्या खाता है? हिरण जो है वो 1 लाख साल पहले क्या खाता था? घास फूस और झाड़ पत्ते खाता था. आज भी वही खाता है. हम इंसान क्या खाते थे पहले और आज क्या खाते हैं, बिना आसमान का फर्क. तो हम इस बॉडी में वो सारे चीजें डाल रहे हैं जो ये बॉडी डिजाइन नहीं है जिसको डाइजेस्ट, और वो चीजें ऐसे मार्केट होके हमारे पास आ रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका जो डिसीजन मेकिंग है ये थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया है. तो जब भी मेरे केस में इंस्टिंक्टिवली आई वाज डूइंग ऑल दिस, वन थिंग दैट केम टू माइंड वाज, अगर मैं गुफा में रहता था 1 लाख साल पहले, तो मैं क्या खाना खाता. तो आई रियलाइज के खाता था या झाड़ पत्ते खाता था, सब्जियां खाता था, और अगर वो कुछ ना मिलता तो छोटा मोटा एक एनिमल को मारता था और वो खाता था, खरगोश या something, fish or something, but nothing, not a huge animal or anything like that. So I said, okay, start eating that. और ये सब करते करते मुझे विश्वरूप रॉय चौधरी का DIP डाइट का भी, I kind of stumbled upon it and I saw that a raw based diet can be used for cancer patients, and I started, it kind of reinforced ये feeling के आप इंस्टिंक्टिवली सही जगह पे जा रहे हो. तो
माय डाइट कंप्लीट। अभी देख, एक साइड पे नया डॉक्टर, डाइट में चेंज कर रहा हूँ, और मेरे डॉक्टर ने कहा कि प्रवीण, ये जो क्लिनिकल ट्रायल पे एनरोल करना है आपको, वो क्लिनिकल ट्रायल पे एनरोल करने का एक प्री रिक्विजिट होता है। उनको फाइंड आउट करना होता है प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर है क्या, कितने फास्ट जा रहा है। तो वो करने के लिए सबसे पहली चीज है बेसलाइन करना है। तो वो 6 हफ्ते के लिए आप पूरा मेडिकेशन से ऑफ हो जाओ, बंद कर दो मेडिकेशन। ओके। तो उन्होंने 5-6 हफ्ते के लिए बंद करवाया मेडिकेशन, और मैंने भी डर डर के बंद किए। और जैसे ही बंद किए, मैं सिर्फ नेचुरल डाइट खा रहा हूँ 5-6 हफ्ते विदाउट मेडिकेशन हूँ। उन्होंने पेट हुआ है बिफोर का और एक आफ्टर का किया। जैसे ही उन्होंने पेट स्कैन किया और मेरे कुछ कैंसर मार्कर्स का किया, तो मेरे कैंसर मार्कर्स में आपको बताता हूँ, कैंसर CA 15-3 जो है, कैंसर एंटीजन 15-3, वो मार्कर 136 वैल्यू था, जबकि क्या 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 था पहले, क्या था? 836 UML। 836। या, एंड जबकि नॉर्मल रेंज इज 0 to 31 UML। Okay. So my cancer antigen 15-3 marker at that point of time, the pre pre baselining period reading was 836, 30, and the normal range is 0 to 31 UML. So you can imagine it was like 25 times higher than the normal range. Right. EA, which is cancer, I think embryonic antigen, CEA, वो 44 था, जबकि 0 to 5 is the normal range. So that was again almost 20-30 times the normal range. And as you can see, the drop has been drastic. I mean, the first 6 weeks में ही वो half हो गए थे, मतलब 400s में आ चुका था CA 15-3, and CA had come down to 22, from 44. So that is great. I was with no medication and only natural food and उबला हुआ खाना खा रहा हूँ, जूसेस पी रहा हूँ अपने क्रूसीफरस वेजिटेबल्स का। कभी एक ग्रीन हुआ करता था, एक रेड जूस हुआ करता था, और मैं बताऊंगा उसके कंटेंट्स वगैरह सारे। वो जी 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 बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ थोड़ा आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे मार्च 2021 में आपने जैसे बताया कि 2021 में आपको फिर से सेकंड टाइम ये पता चला था, डॉक्टर ने बताया था। देन आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ ये सारी चीज़ें जो आपने शुरू करी, about reading about cancer and reading about these things, natural healing, and then you when did you actually start your diet? आपने कब exactly कितने टाइम बाद शुरू किया था वो? जैसे ही डॉक्टर से बिल्कुल, जैसे ही डॉक्टर के पास से आया, 19th मार्च था वो दिन, 19th या 21st या 23rd, वन ऑफ दीज डेट्स, नहीं है, पर ये वो 4-5 दिनों की बात है, जब मैं वापस डॉक्टर से आया था, रोने लगा था, बीवी ने मुझे हक किया और वो सब मैंने जो बताया, तो फर्स्ट एक्शन, और वो बुक मुझे मिली थी, द ओनली आंसर टू कैंसर, तो तभी मैंने शुरू कर दिया था ये ऑलरेडी, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिवली जो मैं बता रहा था, द फर्स्ट थिंग वाज गिव योर बॉडी द राइट थिंग। तो आप देखो, बीमार भी गिरते हो तो आपकी बॉडी में भूख नहीं होती लगती है आपको, तो कहीं बिल्कुल आपको बॉडी बता रही है कि यार मुझे खिलाओ मत, मुझे आराम दो थोड़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो भी थोड़ा हो रहा था, एंड मे बी द मूड भी ऐसा था डॉक्टर का प्रोग्नोसिस सुन के, तो कुछ खाना रहा था और इंस्टिंक्टिवली लग रहा था कुछ नेचुरल सिंपल सा खाऊं, उस चक्कर शुरू जी का भी वीडियो देखा, वो बुक में भी पढ़ रहा था मैं, तो उस चक्कर में आई स्टार्टेड विद दिस नेचुरल डाइट ऑलरेडी। दैट हैपेंड एज अ रिएक्शन, और उसी चक्कर में क्या हो गया, डॉक्टर भी चेंज किया। तो डॉक्टर के साथ मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी April 17, तो मतलब 20-22 मार्च से April 17, ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते मैंने ऑलरेडी ये, पर ये डाइट कोई प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस में था नहीं, मैंने सिर्फ विश्वरूप जी का वो देख के शुरू किया।
ठीक है। अब अप्रैल में डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा कि उसमें भी हमने वो जेनेटिक टेस्टिंग कराया और अप्रैल में ही हुए से ये सब, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल, और उसके रिजल्ट्स आए। फिर हमने डॉक्टर ने क्लिनिकल ट्रायल रेकमेंड किया और वो पूरी एनरोल इनटू द क्लिनिकल ट्रायल। वो हुई अराउंड आई थिंक मई में शुरू हो गया था वो प्रोसेस। अच्छा, ओके। एनरोलमेंट का। एंड मई बाद जब वो हमने 5 हफ्ते का, मतलब जून तक, मई से जून, अब ये मतलब मार्च से लेके ऑल द टाइम टिल जून स्टार्ट आई वाज ऑन दिस डाइट। ओके। वो पीरियड में जब रीडिंग लिए, और वो आपको इवन ग्राफ में भी दिख रहे होंगे कि जी जी जी, है ना, वो सडन ड्रॉप है आपको। तो ये एक मतलब ऐसी गजब की मोटिवेशन हो गई मेरे लिए। देन आई सेड कुछ तो सही चल रहा है, यू नो। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, ऑफ कोर्स मेरी लाइफस्टाइल तो पूरी मैंने चेंज कर ही दी थी। मैंने खाने, द ओनली थिंग आई वाज ईटिंग वाज दिस स्टीम्ड फूड एंड वो 2 जूसेस। अब क्या हुआ कि मुझे लगा मैं और क्या कर सकता हूँ, खाना तो मैं बराबर, मतलब गाड़ी में वो जो प्रीमियम फ्यूल तो डाल रहा हूँ, तो और क्या कर सकता हूँ। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं ये बहुत सारे जूसेस और चाय और कॉफी ये सब पी रहा था, तो मैंने वो सारे बंद कर दिए। मैंने बोला सिर्फ पानी पीऊंगा, तो पानी तो नेचुरल है ना, तो पानी से, सो आई स्टार्टेड ओनली ड्रिंकिंग वाटर। और वो भी मेरी प्यास भी वैसे कम हो गई थी। आई जस्ट सो दैट यू द साइड इफेक्ट ऑफ going natural, vegan, as you say. When you start having a fruit and a vegetable based diet, you will notice that your water intake itself reduces. Your body doesn't need, only when you have fried stuff and all that, when you need, your body demands more water. So मेरा पानी काफी पी रहा था, 2 से 3 लीटर पानी पी रहा हूँ, नेचुरल ये फूड खा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा और मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो पढ़ते पढ़ते ये नजर आया कि ये जो कैंसर सेल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में ज्यादा देर नहीं रह सकते। सो कैंसर सेल्स आर एक्चुअली फर्मेंटेशन ऑफ सेल्स, सो टिपिकली दे टेंड टू सर्वाइव एंड और थ्राइव इन सिचुएशन ऑक्सीजन कम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं बॉडी को ऑक्सीजनेट करूँ। तो मैं ये प्राणायाम में कर सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड डूइंग प्राणायाम। सो आई स्टार्टेड फर्स्ट विद कपालभाति, बट देन आई गॉट दिस बुक ऑन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, एंड देन आई गॉट BK Iyengar on yoga, and I started reading up, and I realized that there are 4 to 5 good pranayams that I can do, which is कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड ओंकारा। सो मैं ऑलमोस्ट ये प्राणायाम का मेरा प्रोग्राम मैंने शुरू कर दिया। फिर हमारा एक दोस्त है, वो ये आपने अपनी डाइट के साथ कंटिन्यू करा, मतलब डाइट भी आपकी चल रही थी ना, आपने योगा ऐड ऑन कर दिया इसके साथ, राइट? हाँ, प्राणायाम ऐड ऑन कर दिया। अब तक मैं फिजिकल कुछ एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं था, बट आई हैड विद द प्राणायाम्स। एंड मैं डॉक्टर के पास जाता था, ये हमारे टेस्ट भी हो रहे थे साइड बाय साइड, ट्रायल के टेस्ट, और मैं ट्रायल का मेडिकेशन भी शुरू हो गया था। जब भी फर्स्ट टाइम उन्होंने वो ड्रॉप देखा ना शुभम, तो एक हलबली सी मच गई थी विद इन द हॉस्पिटल कि प्रवीण तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि तुम कोई भी मेडिकेशन पे नहीं हो, एंड सडनली थिंग्स हैव स्टार्टेड लुकिंग सो ब्राइट, तुम कर क्या रहे हो। और मैं उनको कहता कि मैं ये डाइट कर रहा हूँ, तो दे यूज्ड टू से वो सब ठीक है, लेकिन और क्या कर रहे हो। तो अभी ये बहुत मजेदार किस्सा हो गया, क्योंकि क्या और मैं डॉक्टर को भी हमेशा पूछता था, उनको तो लग रहा था कि ये ट्रायल मेडिकेशन, और फिर उसके बाद तो हुआ, तो उनको लगा कि ये ट्रायल मेडिकेशन का ही परिणाम है। बट तो real differentiator was that 5-6 week period when there was no medication. It was only food, which convinced me that I have to give my body the right fuel, Now, as I was doing this,
ऐसे मैं और क्या कर सकता हूँ? तो तब तक मुझे जोश आने लगा कि एक तो डाइट मैंने चेंज करी, अभी मैंने डाइट चेंज कर ली। और फिर मैं प्राणायाम ऐड किया, तो किसी ने मुझे बताया कि तुम विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने काफी लोगों ने मुझे रेकमेंड किया कि विटामिन डी के टैबलेट्स लो। ये मैंने बोला सन नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है, तो मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर बैठता था सुबह। ठीक है। तो हाफ एन आवर विटामिन डी का डोज मिल, एंड जल्दी उठ के आई यूज्ड टू सिट अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी भी जाऊंगा, जैसे ही ये कॉल खत्म हो जाएगा तो आई विल गो आउट एंड सिट। फिर वापस वो ड्रॉप्स तो आप देख ही रहे हो, इन द ग्राफ, माय कैंसर मार्कर्स वर ऑलमोस्ट हाफिंग एवरी टाइम। तो 400 का 400 का 200, 200 का 100, 100 का 80, ऐसे करके वो नीचे नीचे आ रहे थे। तो देन एंड मेरा फिजिकल मूवमेंट और एक्टिविटीज भी बढ़ने लगे। तो मैंने डॉक्टर कहा कि डॉक्टर क्या मैं वॉक के लिए जा सकता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा हाँ जाओ, धीरे धीरे जाओ, देखो हाउ यू फीलिंग ओके देन डू इट। तो मैं आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड विद इन लाइक 2 to 3 days I was almost walking 4 to 5 kilometers every day. तो फिर नेक्स्ट विजिट में मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मैं थोड़ा दौड़ सकता हूँ क्या? I love running, so can I run? And she said yeah, start running, jogging, but धीरे धीरे करो। तो फिर जॉगिंग भी शुरू कर दिया। पहले दिन ही 2 किलोमीटर भाग लिया, तो मेरे को जोश आ गया कि चलो मैं भाग भी सकता हूँ। अब ये एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, आप उसको फ्यूल दे रहे हो, लेकिन जैसे एक गाड़ी लेते हो आप और उसमें सिर्फ फ्यूल भर के उसको हर रोज साफ करोगे बाहर से और करोगे नहीं ना, तो वो गाड़ी जंग खराब हो जाएगी। तो दिस वाज टेकिंग दैट कार आउट फॉर सम टाइम एंड मेकिंग इट डू सम फिजिकल एक्टिविटी, इट एक्चुअली हेल्प्स। दैट वाज व्हाट आई वाज डूइंग विद माय बॉडी। अभी वो भी होने के मैंने बोला और मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे रियलाइज हुआ कि अपना जो माइंड है वो कंटिन्यूअस चैट करता है, और सबसे ज्यादा आज की दुनिया में, आज के हसल बसल में, पीपल आर रिडन विद ओवर थिंकिंग एज अ प्रॉब्लम। सो आई सेड सो आई स्टार्टेड रीडिंग अपॉन दैट। मैंने काफी बुक्स पढ़ी ऑन द माइंड बॉडी कनेक्शन, रिसर्च पेपर्स पढ़े, न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स, ये सारे फील्ड में आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी अट्रैक्टेड टू इट। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट आवर माइंड एंड बॉडी बोथ हैव, दे आर लाइक मेमोरी स्टोरिंग मशीन्स। ओके, सो सारे चीजें जो आप जब से बॉर्न हुए हो तब से लेके अब तक, वो सारे चीजें स्टोर कर रहे हैं। और ये आप रियलाइज नॉट ओनली इस जन्म के, बट इवन लेट्स से लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन रीइंकार्नेशन, बट सदगुरु कहते हैं कि ग्रेट ग्रैंडफादर की नोज आपके मुंह पे अभी भी है, तो सो you can, so a lot of it is over generations as well, right? So the memory your body has is amazing and we tend to disregard it. हम वो thought process में इतने उलझ जाते हैं, but the fact of the matter is that our mind is a cognitive machine. It's do cognitive operations, that's all it does. It has to pick up information and it has to make some sense out of it, and which is the information that is available for it, जो आपके सामने हो रहा है इस मोमेंट पे, जो आप चाहते हो आगे करके हो, और जो ऑलरेडी हो चुका है और सबसे ज्यादा हो चुका है वो मेमोरी फॉर्म में स्टोर्ड है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक दिन ऐसे ही दौड़ रहा था, ठंडी के दिन थे, तो आई वाज रनिंग इन एन इंटरनल अपने अपने ईयरफोन्स पे आई वाज लिसनिंग टू एन पॉडकास्ट, एंड मेरे बगल में से एक बंदा दौड़ते मैं तो जॉग कर रहा था, वो दौड़ रहा था, तो ही काइंड ऑफ पास्ड मी, एंड व्हेन ही पास्ड मी आई स्टार्टेड, मेरा ध्यान जो पॉडकास्ट में था वहां से निकल के कंप्लीटली कॉलेज डेज की तरफ गया। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इंजीनियरिंग कॉलेज डेज। तो बिकॉज दोज डेज आई वाज सो involved in the process of trying to see how my mind is functioning and all that, I started asking myself कि
ये क्यों यहाँ पे व्हाई डिड आई स्टार्ट थिंकिंग माय कॉलेज डेज। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उस बंदे ने एक फ्लोरल डिओड्रेंट पहना था जो मैं कॉलेज के दिनों में पार्क एवेन्यू का वेयर करता था। तो आप देखिए जब वो पास हुआ, मेरे आई गॉट दैट सेंसरी इनपुट थ्रू माय नोज, माय बॉडी में से जो मेमोरी है वो स्मेल की ट्रिगर हुई, फॉर्म में स्टोर्ड है कहीं पे, वो रिसरेक्ट हो गई। वो जैसे ही हो गई सो थॉट्स अबाउट कॉलेज आने लगे और वो पुराने दिनों की यादों में मैं खो गया। तो ये अभी अपने डेली लाइफ में कंटिन्यूअसली होता है। इसका साइंस जो मुझे समझ में आया वो ये है कि एवरी ब्रेथ वी टेक, 8 थॉट्स हमको आते हैं हर ब्रेथ के। एवरी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 8 to 12 टाइम्स इन अ मिनट। अभी आप मैथमेटिक्स कीजिएगा तो पूरे दिन में हम 50 से 70 हजार थॉट्स सोचते हैं, 90% थॉट्स यूजलेस होते हैं। सोचने लगा कि अगर मैं 90 इतने सारे थॉट्स लेके जी रहा हूं और मेरी बॉडी तो एनर्जी है, मैं अभी खाना उसको सही दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, तो आई एम इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल्स ऑफ माय बॉडी। या यदि मैं थॉट प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दूं या कम कर दूं तो फिर तो मेरे बॉडी में और एनर्जी मिल जाएगी, और ये सारी एनर्जी कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स हीलिंग। सो देन आई kind of reading up, and finally I got into yoga and meditation, spiritual aspect of things. And that journey, amazing, Shubham, I have to tell you, it has changed the way I look at life, and main thing is it has helped me tremendously in my healing to a point where now you can see the graphs, everything is normal. I got certified in February. That they can't clinically certify me as clear till 5 years. वो तो उनका that's how modern medicine defines a remission. But my doctor told me that Pravin, तुम्हारे scans सारे clear है, एक भी problem दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, तुम्हारा सब normal है। ये कब की बात है? ये जब आपने फाइनल टेस्ट करवाया और आपके सारे रिपोर्ट्स क्लीन आए? ये फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के दिन पे ये हुआ था। ये थोड़ा सररियल। मैं न्यूयॉर्क सिटी जाता हूँ मेमोरियल स्लोन केटरिंग, और वहां से और डॉक्टर ने ऑलरेडी मुझे बताया था कि प्रवीण तुम्हारे रिपोर्ट्स, अभी मैं तभी जस्ट टेस्ट वेस्ट दिया था एंड सीटी स्कैन दो दिन पहले हुआ था, तो उसके रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी आ चुके थे। पर डॉक्टर ने कहा था कि वो सारे रिपोर्ट्स मैं कोलेट करके मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तो ब्लड टेस्ट दिए थे, मैं ट्रेन में बैठा हूँ और मुझे कॉल आता है डॉक्टर का, और वो डॉक्टर, प्रवीण एक अच्छी न्यूज देनी है तुम्हें, तुम्हारे साथ नॉर्मल है, मुझे कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इवन में जो एफडीजी अपटेक बोलते हैं ना, वो भी कुछ नहीं दिख रहा है। लीजन्स जो है वो भी एकदम साइजेस इतने कम हो गए हैं और उसमें कोई एफडीजी अपटेक नहीं है, और तुम्हारे मार्कर्स सारे नॉर्मल हैं। मेरे हिसाब से प्रवीण तुम क्लियर हो, एवरीथिंग इज। मैं रोने लगा वहां पे, और एक एल्डरली जेंटलमैन थे ट्रेन में, उनको लगा कि यार ये बंदा क्यों रो रहा है, एंड फिर मैंने उनको बताया, एंड वो he was so happy, he hugged me there, and it was an amazing moment, and it all happened on World Cancer Day. Can you believe it? And बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया सर, फैंटास्टिक। तो इसमें आपकी, वैसे अगर बात करें तो आपकी इससे पुरानी आपकी क्या लाइफस्टाइल थी? आई मीन व्हाट डू यू थिंक कॉज्ड यू दिस कैंसर? क्या वजह रही आपकी कि ये आपके साथ ऐसी चीज़ हो गई जो कोई नहीं चाहता किसी की लाइफ में भी कहीं ना कहीं है? तो बट जैसे आप बता रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारी कोई चॉइसेस होती हैं, तो आई बिलीव दैट यू आर कॉन्शियस अबाउट इट। Yes, and what I realized is that I used to be a smoker. मैं 30 साल स्मोक किया हूँ। पता नहीं, just before getting diagnosed उसके एक आध महीने पहले ही मैंने छोड़ा था, वो भी बहुत instinctively सिगरेट पीना। मैं I was not a regular drinker, but मैं binge drinker था। तो मैं
वीकेंड्स पे काफ़ी हेवी ड्रिंकिंग होती थी फ्रेंड्स के साथ. अच्छा, मैं काम भी 18-18 घंटे करता था. मैं उसके ऊपर ये जब बहुत क्या होता है ना, माइंडसेट ऐसा होता है बहुत सारे लोगों. स्ट्रेस. ये है चलो मैंने इतना काम किया है, मैंने आई हैव स्ट्रेस्ड माई सेल्फ. द बेस्ट वे टू डिस्ट्रेस इज टू गो एंड हैव अ ड्रिंक दोस्तों के साथ. या द बेस्ट वे टू डिस्ट्रेस इज गो एंड हिट द जिम. और व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि आपने मेंटली स्ट्रेस लिया है, फिजिकली स्ट्रेस लिया है, अब अभी जिम जाओगे, एक्सरसाइजेस करोगे, आप उसको फर्दर स्ट्रेस दे रहे हो बॉडी. This is a calm place where you go and sit and you stop thinking. You kind of detach from everything. Give it some good food and go to sleep. Take and 7-8 hours night sleep. Digestive system rest. कि थोड़ा don't bombard it with so much. तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप देखिए, digestive system is an important system of our body. We give it stuff. As it is, we are not giving stuff that it is not designed for. We just spoke about it a while back, right? उसके ऊपर आप हेवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप ड्रिंक्स ले रहे हो, आप नींद नहीं पूरी हो रही है. तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये सबका कल्मिनेशन, it puts body that your body is also reacting and saying, hey, stop. So it starts having these tumor growths. Yeah. So I think my lifestyle was the main reason, and the moment I changed it, it kind of came back. And by the way, I don't have any history of cancer in my whole family. At least at that till that there was none. Okay. All right. I mean, ठीक है. So lifestyle was your precursor, जिस वजह से आपका ये पूरा कैंसर का पूरा ये स्टेज से आप गुजरना पड़ा. अच्छा, another thing was that how was your diet like? I mean, आपका एक दिन कैसा जाता था? पहले का क्या एक दिन था, और उसके बाद जब आपने हील किया अपने आप को, so how was your day like? आप उठते थे कितने बजे, and then कैसे आपका how was your complete day? जमीन आसमान का फर्क था. मैं पहले आई wake up at around 7:30-8 बजे, एंड सुबह जैसे ही उठता था सबसे पहले मुझे चाय बहुत जरूरी. अच्छा. So I brush my teeth and have my first cup of tea. उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में cereals और यही अपना bread और eggs and all that I used to have. Then I used to get ready for work and then office जाता था. Office में जाके on the way I used to first have a couple of cigarettes with then I used to go to office. थोड़ा वो काम वाम किया, देन बीच में चाय ब्रेक्स होते थे. लंच के लिए आई यूज्ड टू गो टू द कैंटीन, हैव व्हाटएवर वाज कैंटीन फूड. देन अगेन देयर वर ब्रेक्स, सिगरेट ब्रेक्स एंड ऑल दैट, एंड चाय ब्रेक्स एंड ऑल. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू around 9 o'clock, 9:30 I used to have my dinner after coming back home. And there sometimes the coming back home was almost like at 11 or 12 in the night. So most of the times. And तभी मेरा कैंटीन में ही खाना होता था वापस. जो मैं वही कैंटीन का खाना मतलब अपना चिकन मंचूरियन और ये वो सब, तो रोटीज एंड छोलेज एंड वैसे टाइप का खाना था. पानी में काफी पीता था पहले भी, और फिर लेट नाइट्स की वजह से बाय द टाइम आई गेट बैक होम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज आफ्टर 12 और देयर अबाउट्स. देन बाय द टाइम गो टू स्लीप आल्सो यूज्ड टू बी लेट. अभी इसके बीच यूज्ड टू आल्सो गो टू द जिम. इन माय ऑफिस ओनली वी हैड अ जिम, सो आई यूज्ड टू डू वर्कआउट्स इन बिटवीन, which was around 1.5 hour का वर्कआउट हुआ करता था. वो प्रॉपर different body part. So I was actually stressing myself with food, work, and a lot of heavy exercise. And then my sleep was very limited. उन दिनों मैं 5 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे ये रेंज में सोता था. 4 घंटे मोस्ट ऑफ द टाइम्स. वीकेंड पे कैचअप कर लेता था थोड़ा बहुत, बट दिस वाज माय टिपिकल लाइफस्टाइल बिफोर. आफ्टर अभी आप देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे उठता हूँ. मैं
उठ के ब्रश वश करके अपना मेडिटेशन करता हूँ सबसे पहले. उसके बाद आई स्टार्ट. मुझे और भी जल्दी उठना है एक्चुअली, दैट इज माई गोल. बट 5 बजे उठ रहा हूँ. मुझे 3:30-4 बजे तक उठने का मेरा प्रयास रहेगा इसके आगे. और फिर अभी मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं लेता. मैं हर रोज अराउंड 18 to 20 आवर्स का फास्ट होता है, कभी कभी 16 भी होता है. आई हैव माई फर्स्ट मील अराउंड 2:30-3 o'clock in the night. Okay. Sorry, in the day. In the And morning, yes. the day, and all I have during that time is water. So उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, थोड़ा योगा के आसन करता हूँ आफ्टर माई मेडिटेशन. देन आई गो आउट रनिंग के बाद आई कम बैक एंड डू माई प्राणायाम्स. और वो होने के बाद मैं अपने नहावा के आई सिट फॉर माई वर्क. एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज रिमोट, सो आई काइंड ऑफ गेट अप in between, थोड़ा walk around and all that, in between calls or meetings. And then 2:30 को खाना खाने के बाद, खाना usually is a platter, fruits, or it is the same thing, उबले हुए रेड जूस, एक ग्रीन जूस. उसके बाद भूख अगर बीच में लगी तो मैं नट्स खाता हूँ, फ्लैक्स सीड्स, एक पूरा चमचा सीड्स. उसको चबा के I would make a paste of it in your mouth basically, and it's very alkaline. And then I'll have almonds. Walnuts are very amazing. Omega-3 very high. Omega-3 actually, we didn't talk about acidity, inflammation and all that. We'll come to it. So वो खाता हूँ. और फिर अगर भूख लगी बीच में तो, and then रात around 6:30-7 तक हम लोग खाना खा लेते हैं. तो है 2:30 से लेके 7:30 तक. दैट इज द टाइम व्हेन आई ईट एक्चुअली. रात का खाना भी वही होता है. रात को कभी कभी मैंने शुरू किया है, कुछ मिलेट खा लेता हूँ, बट यूजुअली इट इज स्टिल द स्टीम्ड फूड और द जूसेस. एंड देन at I sleep by around 10:30. That's my routine now. And this was the same routine when you followed it when you were healing yourself? Yeah, it kind of incrementally went up building. पहले थोड़ा आपने बताया वो पहले आपने डाइट से शुरू करा, फिर नहीं आई मीन उतनी ही इंटेंसिटी जैसे आप जो चीज़ें आज आप कर रहे हैं, तो ये तो मैं बोलूँगा दिस इज मोर ऑफ अ मेंटेनेंस डाइट नाउ. कि अब आप राइट, तो इससे पहले जब आप हील कर रहे थे वाज इट दिस इंटेंस ओनली, या फिर इससे भी इंटेंस था? जैसे जनरली जो इससे भी इंटेंस था. ऑलराइट, बहुत भयंकर इंटेंस था. मतलब मुझे याद है, मैंने फर्स्ट चीट मील मेरा 6 से 7 मैंने खाया था, और वो भी इसलिए क्योंकि और कुछ खाने के लिए था ही नहीं अवेलेबल. So it was an informed cheat, I would say, rather than a craving induced cheat. But it was very intense that time. अभी भी करता हूँ काफी मतलब एक मील तो मेरा होना ही है, और दूसरा मील मैं अभी भी I don't have any gluten, I don't have any rice, चाय कॉफी पीता. And मैंने अभी तो नॉनवेज भी बंद करा हुआ है, क्योंकि as I'm following some of these spiritual aspects, I believe not having milk products. Also, there was a China study done which kind of says that any animal-based they will contribute to cancer. So that was one thing that we, I stopped. Then another thing that I also realized, and this is, we need to talk about this, Shubham. You and I, yes. Because see, our body only has one way of breaking down food, right? And that is a 3-stage process. The first stage is that you chew your food. तो जैसे आप खाना खाते हो आप chew करते हो. Second stage is आपके पेट में जाता है वो acids on it, so that it breaks it down further, and then it goes into your gut, and the microbiomes further do their job. Now what happens in today's lifestyle,
इतने लोग बिजी हो चुके हैं कि वो चू नहीं कर रहे हैं। तो 70% ऑफ डाइजेशन शुड बी आइडियली हैपनिंग इन योर, बट वो नहीं हो रहा है। और जिसके वजह से जब आप खाना विदाउट चू, पहले तो यू आर गिविंग इट फूड दैट इट इज नॉट डिजाइन फॉर, पैकेज फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, उसके ऊपर आप चबा नहीं रहे हो, आप उसको पेट में डालो, तो पेट क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है, वो बोल रहा है यार मेरे को ये अभी आई हैव टू वर्क डबल टू ब्रेक दिस डाउन। सो व्हाट इट डज इज इट थ्रोज अ लॉट ऑफ एसिड्स एट इट। जब ये एसिड्स फेंकता है तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक ग्लास लीजिए, उसमें एसिड डालिए और आपकी उंगली डाल के रखिए उसमें घंटे के लिए, क्या होगा, उंगली गल जाएगी। तो वही होता है पेट में, अगर इतना एसिड है तो they are going to cause inflammation around it, and then obviously that is the main breeding ground, because when you have acidity, when you have inflammation, that becomes a breeding ground for all chronic diseases, because it's all gut related. So the best thing you can do is start having foods that are first of all well chewed, and they are designed for your body. So designed for your body matlab which are anti-inflammatory natural foods, which are alkaline in nature, right? I have a list of foods that I made which were alkaline, इनका pH level. So मेरा ये प्रोटोकॉल रहा है कि मैं 70 to 80% ये खाना खाऊंगा alkaline food. थोड़ा बहुत तो acidic भी चाहिए अपने, you know? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And that has helped a lot, I believe. That is a marked difference is because of that composition. And omega-3s are very good. ये जो cooking oils वो omega-6 में होते हैं. Oil is omega-9. The best form is omega-3. So omega-3 किस चीज में है? Flaxseed में है, इसलिए वो मैं बता रहा था. फिर है आपका walnuts are. Walnuts. Yeah. Fish oils are. Walnuts, fish oils, exactly. Yeah. I mean, omega 6 is equally important, but वो बैलेंस होना दोनों का जरूरी है. omega 3, omega 6 का जो बैलेंस रहता है. बराबर. तो that is very good. इसमें आप वैसे cooked food भी did you eat when you were healing, or did you go completely vegan या completely raw? I went completely raw. When I say completely raw, I didn't have just raw food. मैं थोड़ा steam करता था उसको, so that that is all right. Yeah. That is all right. And उसमें आप as in how many glasses of juices did you have in a day? I used to have 4 glasses of juices, which was almost a liter of juices, half a liter of green juice, of red juice. The green juice used to be spinach, kale, and moringa leaves. उनको मिक्सी में घुमा के थोड़ा पानी डाल के पीते थे. बिल्कुल. Well, every time सुबह के मतलब दोपहर के खाने के साथ और रात के खाने के साथ. बिल्कुल. एंड देन जो रेड जूस है वो बीट, टमाटो और कैरेट का हुआ करता था अगेंस्ट स्टीम, और उसको ब्लेंड करता हूँ. राइट. एंड आई मीन इस दौरान आपने कुछ और भी सप्लीमेंटल थेरेपी जैसे एनिमास होते हैं या फिर आईवीज होती हैं, विटामिन सी आईवीज, कोई और सप्लीमेंटल थेरेपीज भी आपने यूज करी थी? हाँ, तो एक थिंग तो क्लियर था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये गेम है. तो मैंने जब मेरे रिसर्च के वक्त रिसर्च पेपर्स में, तो लोग काफी एनेमा करते हैं या सो दैट, बट मुझे एनेमा थोड़ा इन्वेजिव लगा क्योंकि व्हाट यू इट डजंट क्लेंस योर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे फोकस होता है. तो जबकि मैं जब योगा पढ़ रहा था और सीख रहा था, मुझे शंख प्रक्षालन क्रिया, इसमें आप ऑलमोस्ट 5 लीटर गुनगुना पानी पीते हो, नींबू निचोड़ नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के, एंड वो पानी जब आप, यू आर जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, सो इन्वेजिव नहीं है, यू आर जस्ट ड्रिंकिंग इट, एंड यू हैव टू डू सर्टेन आसन्स, तड़ासन, एंड सो ऑन. तो उसके वजह से वो इट काइंड ऑफ गेट entire intestines and your digestive system, and it comes out. So that I had done Shankha Prakshalan. I do it once in 3 months even now.
and it is a very good way of cleaning your entire digestive system. राइट. So वो मैंने करा और तो वो आप रेगुलर थे उसको करने में, वो कैसे कितने टाइम में करना होता है? मैं उन दिनों में ऑलमोस्ट महीने में एक बार करता था या 1.5 महीने में एक बार करता था. मैं 3 महीने में या 4 महीने में एक आध ही बार करता हूँ. इतने सालों से ये डाइजेस्टिव सिस्टम यूज कर रहे हो पर वो कभी क्लीन नहीं हुआ है. आप है और उसके पीछे का पाइप होता है. अगर आप पाइप को खोलेंगे ना तो देखेंगे एक सिल्ट फॉर्मेशन हो जाता है. दो पानी बह रहा है, वो प्रॉपर अच्छा पानी है बट सिल्ट फॉर्मेशन हो जाता है पाइप में. वैसे में there is deposits of food that has been there and not everything gets cleaned up perfectly. राइट. ये जो प्रोसेस है इससे ये पूरा क्लीन अप कर देता है वो आपके स्टमक. ओनली थिंग यू शुडंट डू इट टू ऑफ्टन. यू हैव 3 to 4 months. इनिशियली मैं ज्यादा इसलिए करता कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हुआ करता था के हिसाब से. तो वो it took some time for that to get reversed into proper this thing by doing this 1 month or 1.5. ऑलराइट. सो ये तो पूरी आपकी जर्नी रही. अब इसमें आई मीन हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू डू ऑल दीज थिंग्स नाउ? तो एक तो है मेरे को रोज आई डू माय प्राणायामास, मेडिटेशन एंड माय डाइट में आजकल मैं मिलेट्स खाने को शुरू किया हूँ डिनर के टाइम पे और बाकी एवरीथिंग गोज ऑन. मैंने और एक चीज मैंने कॉन्शियसली करने की कोशिश करता हूँ वो है कि I try to keep my mind from stressing too much. So that ये सारी चीजें तो एक तो है डाइट, दूसरा पानी पीना है, एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करनी है, प्राणायाम करना है और ये शंख प्रक्षालन 3 महीने में है. तो ये तो these are ongoing and it has become a lifestyle now. It's not that अब करना है इसलिए. पहले क्या होता है, पहले कुछ दिनों के लिए वो it was like a regime or a protocol, but now part of my life where if I don't feel कि यार मैंने कुछ मिस आउट कर दिया. बहुत अच्छा सर. आई मीन बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी. एंड आई मीन इफ एनीवन वांट्स टू अगर कोई कैंसर पेशेंट आज ये वीडियो देखता है तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि just because somebody decides that you are going to you don't have much time, that doesn't mean you don't have much time. आपके पास आपको आपके हेल्थ का कंट्रोल लेना है, उसको आउटसोर्स मत कीजिए. डॉक्टर का हेल्प लीजिए बट आप डॉक्टर का हेल्प जब लेते हैं तो बी इन्वॉल्व्ड इन दैट होल प्रोसेस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एंड आप क्या कर सकते हो. आप हाउ कैन यू हेल्प योरसेल्फ. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप किसी और को वो आउटसोर्स नहीं कर सकते. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो. आप आपके बॉडी को जितना नेचुरल रखोगे उतना आपको हेल्प. तो मेरा एडवाइस यही, आप टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, योर बॉडी, योर रिसर्च, डू योर रिसर्च. यस. सबका प्रोटोकॉल सेम नहीं हो सकता, लेकिन सबकी अप्रोच कहीं ना कहीं इसी रूट पे जाके एंड होती है. थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किसी को कम, बट रूट कहीं ना कहीं इस रास्ते में सक्सेस ज़रूर मिलती है. बिल्कुल. और भगवान ने पूरी इतनी प्यारी यूनिवर्स बनाया है, ये इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं. As I was saying, nature has given us everything, so there are so many things that each of us can do. Anybody who को भी ये
कैंसर से पीड़ित है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दे कैन टेक फ्रॉम नेचर एंड यूज इट। देखिए बाय हम इंसान ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं, बट एक्चुअली बहुत डज योर हार्ट रियली वेट फॉर यू टू टेल इट के अभी मैं बीट करूँ नहीं? डाइजेस्टिव प्रोसेस ये ऑटोनोमसली चल रहे हैं अपने बॉडी में, राइट? बॉडी को भी पता है कि अब उसको heal करना, कैपेबिलिटीज हैं बॉडी के पास। ऑल अपने को सिर्फ इतना ही करना है कि उसको राइट इनपुट देना है, राइट। तो ये राइट इनपुट इंस्टिंक्टिवली दीजिए। जो भी चीज आप मुंह में डालोगे पहले सोचिए कि ये चीज कहाँ से आई है, फैक्ट्री से आई है तो इसको मत डालिए मुंह में। ये आई है, ऑर्गेनिक है, तो फिर खाइए उसको। एंड आई थिंक with all these things people can heal themselves and then overindulge, अपन इसमें जैसे मैंने देखा बिंज वॉच करते हैं नेटफ्लिक्स या प्राइम के वीडियोस या जो भी ओटीटी के वीडियोस। जरूरी नहीं है ये सब आप खुद को जितना ज्यादा ओवर का you are going to give it excess information, your mind is going to, it's a cognitive machine, वो डेटा मिला तो इट विल स्टार्ट डूइंग इट्स कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशन। वही डेटा दीजिए जो आपको आपके वेलबींग के लिए अच्छा है। तो आपका जो आहार है वो सिर्फ खाने से नहीं होता, सब कुछ ही है वो आपकी वो मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है, वो सब आपकी पूरी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वही आपका पूरा आहार एक तरह से सारी चीज़ों का मिक्सचर है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब ना ये आई मीन केसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड पीपल आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, दे डोंट गेट एनी एंड दे डोंट रियलाइज कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहीं उन्हीं के अंदर से ही शुरू हुई है, जिसको समझने में टाइम लग जाता है एंड समटाइम्स इट बिकम्स टू लेट, व्हिच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग इन अ वे। अब देखिए ना, अभी द स्टैटिस्टिक्स आर सो स्टैगरिंग कि 1 in every 2 females and males, 1 in every 3 females are at risk of cancer। और किसी के घर में देखिए, किसी के फ्रेंड, कोई ना कोई आपके सर्कल में आपको मिल जाएंगे कि जिनको ये हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है इतना? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चीज अपनी बॉडी के लिए डिजाइन नहीं है, हम वो सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। वही हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम और डिजीजेस बन के आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बट आई थिंक यही एक छोटे छोटे जैसे हम ये वीडियोस कर रहे हैं, तो आई थिंक यही कुछ छोटे छोटे एरियाज है जहाँ पर शायद लोगों को एक होता है ना, एक मोटिवेशन, एक अपने ऊपर विश्वास कि हाँ ये सारी चीज़ों को आज रोकना चाहिए, करना चाहिए। सो इट बिकम्स अ ह्यूज फैक्टर इन अ पर्सन्स लाइफ, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एंड शुभम, व्हाट यू आर डूइंग इज अमेजिंग। मतलब आप जो एंटी कैंसर प्रोजेक्ट है जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं नेचुरल चीजें करूँ कि नहीं, और आप खुद ये नेचुरल चीजें अपने कल्चर में कहीं ना कहीं इम्बाइब्ड ऑलरेडी है। आप आपके मम्मी या दादी को देखा होगा, घी ज्यादा यूज करते हुए देखा होगा, या कहीं पे तो अंकल या ग्रैंडफादर्स और अंकल्स आपके फ्रूट्स खाने का इंसिस्टेंस देखा होगा। राइट इंसिस्टेंस, धूप में बैठने का इंसिस्टेंस, ये कहीं ना कहीं कल्चरली अपने कल्चर में ऑलरेडी है, और हम वो भूल गए हैं। ये डेली हसल में, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भूल से गए हैं। तो कहीं अपने रिकनेक्ट जब करेंगे तो नेचुरल चीजें, ये नेचुरल इंस्टिंक्टिवली आपको आ जाएंगी कि नहीं। और हमें नहीं पता होता है कि ये सब अच्छी चीजें। मैं उस दिन फ्रेंड को बता रहा था, वो मुझे पूछ रहा था कि प्रवीण, तुम हाउ आर यू कंट्रोलिंग योरसेल्फ, योर अर्ज टू ईट। तो मैंने बोला, देखो यार, अपनी जीभ जो है वो सिर्फ 2-3 इंच की है, और ये मेरी 6 फुट की है। तो मैं वो इंच को प्लीज करने के चक्कर में मैं मेरे बॉडी को डेंजर में नहीं डाल सकता।
सो अपने को कहीं पे तो ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं ये टंग को कितना प्लीज। नहीं, इनफैक्ट आप तो खुद ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, करी हैं। इनफैक्ट अगर आप ये डाइट जो है ना, अगर आप नॉर्मल ऐसी डाइट पे जाते हो जो थोड़ी वीगन हो गई या फिर थोड़ा नेचुरल फूड्स या नेचुरल फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा जाते हो, देन यू विल रियलाइज कि आपकी टेस्ट बड भी जो है ना इतनी उछलती नहीं है उसके बाद। दे आर वेरी कंट्रोल्ड, दे आर वेरी कंट्रोल्ड। और अपने उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको फिर एकदम राह चलते आपको पिज्ज़ा की क्रेविंग हो रही है। वो एकदम कंट्रोल रहती है, आपके सेंसेस पहले एक्टिव रहते हैं कि नहीं यार मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, देन यू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि हाँ चलो खा लेते हैं आज। वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं लगता उस समय, जो पहले एक अर्ज बन के आता था कि नहीं आज खाना ही खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखोगे कि ये जो अर्जेस भी है ना, ये कभी कभी पीयर प्रेशर जैसे भी होती है। अभी जैसे आप क्लीन अप करोगे ना आपके लाइफस्टाइल को, तो बहुत सारे एसोसिएशंस भी क्लीन अप हो जाते हैं। राइट राइट राइट। अब मेरे मैं जिन आई यूज्ड टू हैंग आउट विद पीपल फॉर अ ड्रिंक। अभी मैं उन्हीं के साथ, दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ। बहुत सारे तो कम हो गए, लेकिन मैं अभी ड्रिंक नहीं करता मैं। और यदि वो भी करते हैं तो मेरे को देख के थोड़ा कम कम पीते हैं, या ये सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो देखो आप एक होता है ना कि आपकी एक लाइफ स्टोरी की एक एग्जाम्पल बन चुकी है कि दे आर लुकिंग अप टू कि कैसे आपने करा है, एंड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर आप ध्यान ना दो कहीं पर। तो वो सारी चीज़ें एक ना मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है किसी की लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड, कि कैसे अब अपनी लाइफ को हम टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल बन जाता है जो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। एंड एक और आपसे आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं कि इफ एनीवन वांट्स टू रीच आउट टू यू, जैसे कई बार लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है, कुछ जानना होता है कि आपने कैसे करा, क्या हुआ, कई बार शायद, तो वो आप तक कैसे पहुँच सकते हैं? हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा फोन नंबर मैं देता हूँ। मैं वो दे कैन रीच आउट व्हाट्सएप और ईमेल से भी रीच आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि मैं काफी कैंसर पेशेंट्स डू रीच आउट टू मी आफ्टर ये दे हैव सीन सम ऑफ माय वीडियोस, और गाइडेंस के लिए, कभी मोटिवेशन के लिए, कभी जस्ट चिट चैट करने के लिए। और हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें काफी कैंसर पेशेंट्स हैं, जो हम एक दूसरे हैं, हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अभी एक हमारे दोस्त है, वो पंजाब में है, वो खुद व्हीट ग्रास ग्रो करते हैं। तो वो ही काइंड ऑफ शेयर्ड के व्हीट ग्रास को कैसे ऑर्गेनिकली विदाउट पेस्टिसाइड्स ग्रो किया जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और वहाँ पे नेचुरल डाइट, नेचुरल लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं और फॉलो करते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो अगर किसी और को भी ऐसे आना है तो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपकी ईमेल एड्रेस है, अगर किसी को कोई चाहिए तो आई कैन ऐड इट इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू आर कंफर्टेबल। तो अगर किसी को रीच आउट करना है तो दे कैन लुक अप टू इट एंड आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको दोनों मेरे कांटेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जस्ट अभी भेजे हैं, यू विल हैव इट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। So should I add the phone number as well? Would you be comfortable? ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, फिर फोन नंबर। ईमेल एड्रेस, राइट। परफेक्ट, एब्सोल्युटली। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई मीन बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग उनको एक होप मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा कि स्टेज 4 कैंसर भी अगर वो अपनी रिसर्च करें और देखें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो गारंटीड उससे नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट स्टोरी। बिल्कुल। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ ना शुभम जी कि मैंने देखा ये प्रोटोकॉल या ये लाइफस्टाइल फॉलो करने से रिजल्ट्स तो मिलने ही हैं, बट बिल्कुल ये चीज मतलब अब मैं जब सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये जरूरी था कहीं ना कहीं, ये पूरा एक्सपीरियंस। और ये जरूरी इसलिए था क्योंकि अब मेरा जो लाइफस्टाइल है, अब मेरा जिंदगी की तरफ देखने का जो नजरिया है, वो पूरा चेंज हो चुका है।
जो लाइफ जी रहा था और अब जी रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आसमान का फर्क है। और वो जरूरी है लाने में। और बहुत जो जरूरी है। पीड़ित है वो रियलाइज करेंगे ड्यूरिंग दिस जर्नी दैट कैंसर इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज, इट इज लाइक अ वेकअप कॉल। पर उसके परे, उसके बियॉन्ड जो लाइफ है, लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद वो बहुत ही बढ़िया है। एंड उसके एफर्ट डालना तो जरूरी है ही। जी और जी जी। नहीं है वो जितना लोग सोचते हैं। नहीं, एफर्ट, पेशेंस और भरोसा रखना है, और साथ साथ एक कॉन्फिडेंस, अगर आप इसको जैसे सक्सेसफुली ओवरकम करते हो तो एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर बूस्ट होता है कि लाइफ की ऐसी चीज़ जो जहाँ पे लाइफ में मुझे एक रास्ते पर मुझे 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 हफ्ते दिए थे और उस चीज़ को मैं रिवर्स करता हूँ, आप पूरी लाइफ अपनी टर्न अराउंड कर लेते हो। कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आता ही है, प्लस आप आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा अपना समझ के, रिसर्च करके कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो कितनी अच्छी जर्नी है। और वो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपके अंदर से ही पता चलती है कि वहीं से ही कहीं से शुरू हुई है और उसी को ही रिवर्स करना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि कहाँ पर वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पर्सन नोज हिमसेल्फ कि यार दिस इज द एस्पेक्ट जो शायद कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में गलत था या फिर कुछ था जिस वजह से ये आज सिचुएशन मेरे सामने आई है। तो वेरी गुड वेकअप कॉल, बहुत ही अच्छा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। Thank you, Shivam. Thank you for having me, and it's always a pleasure talking to you. I look forward to our next conversation. Definitely, sir. बिल्कुल, बहुत जल्द, and I'll definitely do a follow up, and we'll work on this together as well. Absolutely. I hope दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। साथ ही नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।